नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली यूपी भवन का मामला है, उसमें बड़ी कार्रवाई यहां सीएम ने की है। सीएम के आदेश के बाद अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश को सस्पेंड किया गया है। राकेश चौधरी और पारस भी सस्पेंड किए गए हैं। आरसी और एआरसी पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। राजीव तिवारी को यूपी भवन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली के यूपी भवन का ये मामला है, इसमें सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड किया है। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही राकेश चौधरी और पारस भी सस्पेंड किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संबोधन किया। सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ यूपी ले रहा है। अकेले 2 करोड़ 63 लाख लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र हो, नारी सशक्तिकरण हो, युवा पीढ़ी को बढ़ाने का काम 9 सालों में हुआ है। यूपी में 10 सरकारी, 27 निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोले गए हैं। 56,000 ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाने का काम भी किया गया है। देश में मेडिकल की सीट बढ़ी है। सीएम ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आगामी सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। पारदर्शिता और शुचिता के लिए जेम पोर्टल का निर्माण किया गया है। कितने आसानी से इस व्यवस्था को देश के अंदर क्रिएट किया गया। पोर्ट का निर्माण, नए नए पोर्ट बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट बन रहे हैं, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण करके वाटरवे का कैसे उपयोग किया जा सकता है। यूपी जैसा लैंडलॉक्ड स्टेट भी वाटरवे का लाभ ले रहा है। वाटरवे नंबर 1 हल्दिया से वाराणसी के बीच में कार्य क्रियाशील हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए, एम्स बने। सुरक्षा के साथ साथ देश के नागरिकों के मन में एक विश्वास, एक नई आस, एक नया विश्वास पैदा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वह आस और विश्वास का परिणाम आज भारत के अंदर 40 करोड़ जनता के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो। कोई सोचता था एक गरीब के लिए एयर कनेक्टिविटी आसान होगी। आज उड़ान योजना के बारे में जब माननीय श्री पुरी जी यहां पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपके सामने कितना, यानी आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट, और मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। यानी यह एक नया हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वाटरवे, रेलवे, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो कुछ परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई है, मेट्रो का एक नया संजाल बिछा है। यहां पे विस्तार से आपके सामने माननीय पुरी जी ने अपने भाषण में यहां पर अपने संवाद कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। सपा कार्यालय में अहम बैठक की गई है। सभी जिला अध्यक्षों को कार्यालय बुलाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह समीक्षा बैठक की। निकाय चुनाव को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है, चर्चा की गई है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के सपा कार्यालय में अहम बैठक हुई है। सभी जिला अध्यक्षों को सपा कार्यालय में बुलाया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक की समीक्षा की। तो तस्वीरें आप सपा कार्यालय की बाहर की देख रहे हैं, जहां सपा कार्यालय में अहम बैठक यहां पर की गई। अब खबर मथुरा से है, जहां 9 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म और हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि 8 अप्रैल को थाना सदर क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके में रहने वाले एक 9 वर्षीय बच्चे के गायब होने की एफआईआर दर्ज की गई थी। 9 अप्रैल 2023 को बालक का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें धारा 377, 302, 201 आईपीसी और 5/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई थी। मामले को लेकर 24 अप्रैल को चार्जशीट दी गई थी। पूरे मामले में 14 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। 26 अप्रैल को आरोपी दोषी साबित हुआ। 29 मई को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। 15 दिन के अंदर सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का अनावरण कर आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट का यह फैसला आया है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से अब आपको बता देते हैं, किसान को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। खेत देखने गया था किसान, तभी बाघ ने हमला किया। खेत में मिला किसान का अधखाया शव। स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल अब बना हुआ है। निघासन कोतवाली क्षेत्र के कटुहा गांव की यह घटना है, जहां एक बाघ ने किसान को शिकार बनाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में किसान का शव भी मिला है। स्थानीय ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। निघासन कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसान को बाघ ने अपना निवाला बनाया। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं, बेहद डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें ये हैं। खेतों में किसान गया हुआ था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया है। अब खबर मेरठ से है, जहां सोमवार को शहर के मेयर हरिकांत आलूवालिया नगर निगम स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पूजा प्रार्थना की, जिसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हंगामा होने के चलते शपथ ग्रहण न करने वाले एएमआई के पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों ने उनको बुके देकर सम्मानित भी किया। मैंने भी, हमारे साथ सभी सम्मानित पार्षदों ने आज अपना एक तरीके से जो हमारा कार्यभार है वो एक तरीके से आज इसको संभाल लिया है हमने, और अभी से हमारी वर्किंग जो भी है वो हमारी शुरू हो गई। तो जो भी महानगर के विषय हैं, जो भी महानगर की समस्याएं हैं, तो हम पहले दिन से ही उस पर उसका निराकरण करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हुई है। कल्याणपुर में आईआईटी गेट के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। टेम्पो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस चालक बस को लेकर वहां से फरार हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बस चालक बस को लेकर मौके से फरार हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर, जहां बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हुई। कल्याणपुर में आईआईटी गेट के पास का यह हादसा है। टेम्पो चालक की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर से बड़ी खबर, जहां बस और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो चालक की मौत हुई है।
कानपुर में मूलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी पूर्वी रविंद्र कुमार ने बताया कि 26 मई को गोलीकांड में एक हिस्ट्री शीटर सैफ उर्फ भोलू जबर की रुपए के लेन देन के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 72 घंटों के अंदर ही प्रत्यक्षदर्शियों के बयान व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान हत्यारोपियों ने बताया कि सट्टे की 20,000 रकम का लेन देन था, जिसमें 5,000 का बकाया था, जिसके चलते झगड़ा हुआ और सैफ उर्फ भोलू जबर की गोली मारकर हत्या कर दी। दिनांक 26/5/2023 को थाना मूलगंज पे जो घटना हुई थी, उस घटना में हमने 307, 147, 48, 49, 504, 506 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया था और इलाज के दौरान जिनको गोली लगी थी उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद में हमने इसमें धारा 302 को तरमीम किया है। इसमें हमारी टीमें लगी हुई थी। टीम के द्वारा अथक प्रयास के बाद में इसमें दो उसके जो मुख्य आरोपी हैं सलमान खान और आतिफ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त मंचे थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत नाजुक हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार शादी समारोह में लखनऊ से औरैया शामिल होने के लिए जा रहे थे। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 195 किलोमीटर कट पर यह हादसा हुआ। कन्नौज में भारतीय किसान यूनियन ने पेंशन सहित 5 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। आलू भंडारण शुल्क पर कोल्ड मालिकों की मनमानी रोकने की मांग भी की गई। साथ ही जमीन अधिग्रहण का मुआवजा और गर्भवतियों को पुष्टाहार की भी मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने ठटिया मानिमऊ का भाड़ा कम करने की मांग भी इस दौरान की है। डिप्टी सीएम के नाम डीएम को सभी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने मांग की है कि 15 दिन में पूरी मांगे मान ली जाएं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगे तय समय पर नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज के मेहंदी घाट पर गंगा दशहरा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि किचटी शताब्दी में कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन गंगा दशहरा पर खूब दान करते थे। इस दिन यहां मेले जैसा माहौल रहता था और देश के कोने कोने से यहां श्रद्धालु स्नान कर खुद को पवित्र करने आते थे। कन्नौज के मेहंदी घाट पर आज भी सैकड़ों साल पुरानी गंगा स्नान की परंपरा चली आ रही है। गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को सुरक्षा देने के लिए पुलिस व प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। रूट डायवर्जन के अलावा कई जगह वाहनों की पार्किंग दी गई है। गंगा स्नान व मेले की तैयारियों का जायजा लेने कन्नौज एसपी कुंवर अनुपम सिंह मेहंदी घाट पर पहुंचे। एसपी ने एसएसपी व सीओ को गंगा मेला सकुशल संपन्न कराने का जिम्मा सौंपा है। गंगा दशहरा पर कन्नौज एसपी ने हमारे संवाददाता रईस खान से खास बातचीत की। कल यानी 30 मई को होने वाले गंगा स्नान दशहरे मेलों को लेकर जहां प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है, वहीं आज गंगा घाट पर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अपने लाव लश्कर के साथ निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। पहले हम कैमरामैन से दिखाएंगे प्रशासन द्वारा ये चेतावनी गंगा जी का जल स्तर गहरा है, आगे स्नान करना वर्जित है। तरह तरह के बोर्ड भी लगाए हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है। इस समय पुलिस अधीक्षक जी मौजूद हैं। हम पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे क्या गंगा दशहरा स्नान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। सर, गंगा दशहरा स्नान को लेकर क्या तैयारी? पहले तो ट्रैफिक डाइवर्जन और जो रूट व्यवस्था है उसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि भारी वाहन इस रूट पर ना आने पाएँ, उन्हें आसपास के जनपदों से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस बंदोबस्त इस कदर का बनाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो और बड़ा सकुशल ये त्यौहार पूरा संपन्न हो और डूबने की कोई घटना न हो। इसके लिए भी विशेष
प्रबंध बनाए जा रहे हैं। हमारे पास पीएसी की फ्लड प्लाटून भी है और स्थानीय स्तर पर भी गोताखोरों को लगाया गया है जो लगातार निगरानी करेंगे। सर देखने को आज मिल रहा है जैसे कि लिखा हुआ चेतावनी, गंगा जी का जल स्तर गहरा है, स्नान करना यहाँ पर वर्जित है। कई बोर्ड लगवाए गए। जल स्तर थोड़ा घाट के आगे जाने पर गहरा है, इसको लेके स्थानीय प्रशासन द्वारा ये बैरिकेडिंग भी की गई है और चेतावनी भी लगाई गई है। और इसके अलावा स्थानीय पुलिस बल भी यहाँ पे लाउड हेलर और स्पीकर्स के माध्यम से सबको अनाउंस भी करता रहेगा कि बहुत आगे जाने ना जाएं और नियत सीमा जो है उसके अंदर ही स्नान करें। जैसे कि पुलिस से बात की गई, उनका साफ तो कहना है जो चेतावनी बिंदु लगाए गए हैं इनके उधर गंगा स्नान करना वर्जित होगा। पुलिस टीमें भी लगाई गए हैं और स्टीमर भी लगाए गए हैं जिससे कोई अनहोनी घटना से निपटा जा सके। वहीं इतना ही नहीं, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा बारीकी से गंगा का निरीक्षण किया जा रहा है। कल गंगा स्नान मेला है, यहाँ पर हम दिखाएंगे स्टीमर भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, चेतावनी बिंदु भी लगाए गए हैं जिससे यहाँ इसके बाद कोई स्नान नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इस मेहनीघाट स्थित पवित्र पावनी माँ गंगा मैया में जनपद ही नहीं कई प्रदेशों के लोग आकर स्नान करते हैं। एक मेले जैसा माहौल लगता है। कल सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कन्नौज से हर के लिए रही खान। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी को साहिल ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आरोप है कि साहिल से लड़की की कुछ कहासुनी हो गई थी। इस विवाद में हैवान बने साहिल ने साक्षी पर चाकू और पत्थर से 40 से 50 ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चिंता और हैरानी की बात यह है कि साहिल जिस गली में नाबालिग को चाकू से गूंद रहा था और वहां पर कई लोग आते जाते हुए भी देखे गए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। बीते दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस ने साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ कई सालों से, पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आपदा के कारण लोग भूख से मर रहे थे, किस प्रकार की अव्यवस्था थी, अराजकता थी, लेकिन इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी, इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी, और भारत जैसे देश में टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में हम 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
ये 15 करोड़ लोगों तक कोई जाएगा? उनको कोई बोलेगा कि भाई आपको राशन की कोई सुविधा असुविधा तो नहीं है? अगर उनके हम आधे मिनट के भी बना ले, 1 करोड़ लोगों को, जिसमें निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सालाना सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये चीजें क्या बताती हैं? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य कर रही है और गरीब कल्याण की योजनाएं समान रूप से सबके बीच में। लोग कहते हैं, बहुत बार इस बात ये आरोप लगते हैं और सच भी है, वोट जिसको मर्जी जहां देना होते हैं, लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए? हमने क्या उनसे कभी बातचीत की? हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की? सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि नहीं, यहां पर बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जाता है और यहां पर तुष्टीकरण नहीं होता है। यहां पर तो हर नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है और सशक्तिकरण का यह अभियान भारत का अभियान है, क्योंकि हमें भारत को तुष्टीकरण के राह पर ले जाकर के किसी विभाजन की त्रासदी से गुजारना नहीं है। भारत को सशक्तिकरण के मार्ग पर ले जाकर के एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्ग है। यही मोदी जी का मार्ग है। यह सशक्तिकरण का मार्ग ही जो भारत को समर्थ बना सके, सशक्त बना सके। और इसीलिए यही कारण है, आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।